बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर 3 था उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 2 में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है उसको स्टडी किया था, अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में। उसके बाद आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और पहली हेडिंग डाल दीजिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा? सबसे पहले बात आती है डेफिनेशन की। तो हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है क्या है। यदि दो बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, तो अनंत से उन दोनों बिंदु आवेशों को r दूरी तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदु आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की क्या होता है, बराबर होता है। उसको हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। सपोज करिए यहां पर दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, ठीक। दो धनात्मक बिंदु आवेश यहां पर दिए गए हैं, मान लो एक है Q1 और एक है Q2, जो परस्पर कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। यदि बिल्कुल पहली स्थिति में या प्रारंभिक स्थिति में ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित थे, तो इनको उस अनंत दूरी से इस r दूरी तक लाने में जो कार्य किया गया वो किया गया कार्य ही क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो डेफिनेशन से हम समझते हैं कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो किए गए क्या होती है, कार्य के बराबर होती है। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इन दोनों बिंदु आवेशों में क्या होती है, गुणनफल के समानुपाती होती है, ठीक। और बीच की दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यहाँ दी गई है ये किए गए कार्य के बराबर होती है और ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको हम रफ करते हैं, आगे देखते हैं क्या आ जाएगा। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें और समानुपाती का चिन्ह हटा दे तो एक क्या आता है, इक्वल टू, और एक नियतांक आ जाता है। वो नियतांक क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये क्या आ गया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए एक सूत्र ज्ञात कर लिया। यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उन दोनों बिंदु आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U = 1/4πε0 Q1 Q2/r। इस U को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये तो एक आसान तरीका था इसको ज्ञात करने का। यदि इसको हम वैद्युत विभव के सूत्र से ज्ञात करें तो कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे, तो आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं आपको। यदि वैद्युत विभव के सूत्र से हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं Q1 आवेश के कारण बिंदु आवेश Q2 पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V = 1/4πε0 Q1/r, क्योंकि Q2 आवेश को कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। अब हमें पता है कि Q2 आवेश है प्रारंभ में कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो अनंत से उसको इस बिंदु तक लाने में, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु B है और यहाँ A है, तो इस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो किया गया कार्य इस बिंदु के वैद्युत विभव के क्या होता है, बराबर होता है। तो V = क्या हो जाएगा, W/Q2। अब ये Q2, ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, W ज्ञात करना है, क्योंकि जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे V की। तो V बराबर क्या था, W/Q2, ठीक है। और W की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आई थी, 1/4πε0 Q1/r बराबर W/Q2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो W = क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये हमारा क्या आ गया,
किया गया कार्य, और यही जो किया गया कार्य होता है वही दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो वैद्युत विभव के सूत्र से भी हम लोगों ने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात कर लिया है। आया उतना ही, ठीक है, दोनों मेथड थे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो हमारा अगला टॉपिक है, यदि दो से अधिक आवेश उपस्थित है तो दो से अधिक आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, सपोज कर लीजिए एक त्रिभुजाकार रूप में तीन वैद्युत आवेश यहां पर रखे गए। ये आवेश Q1 हो गया, ये आवेश Q2 हो गया, ये आवेश Q3 हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R12, इन दोनों के बीच की दूरी R13 और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R23। ठीक है, तो इन तीनों आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो बिंदु आवेशों का निकाय है उसमें कुल कितने युग्म बन रहे हैं। तो एक युग्म बन रहा है Q1 Q2 का, ठीक, दूसरा युग्म बन रहा है Q1 Q3 का, ठीक है, और तीसरा युग्म बन रहा है Q2 और Q3 का। टोटल जितने भी युग्म बनेंगे तो उन सब युग्मों की हम क्या कर लेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अलग अलग ज्ञात कर लेंगे और उनको बीजगणितीय रूप में जोड़ देंगे। तो हमें इस पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। उसका कारण है क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी एक राशि है, एक अदिश राशि है। तो इन तीनों युग्मों की अगर हम अलग अलग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल कर एक दूसरे में ऐड कर दें, बीजगणितीय रूप में जोड़ दें, तो हमें पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको मैं समझाता हूं आपको। तो मान लिया Q1 और Q2 जो युग्म है इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी, U12। ठीक इसी प्रकार Q1 और Q3 जो युग्म है इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी, U13। और जो 2 और 3 युग्म है इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी मान ली, U23। तो इस सूत्र से इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, U इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U13। अगर इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो U बराबर सबसे पहले U12 का मान कितना आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R प्लस U23 दूसरे और तीसरे युग्म के लिए, जो दूसरा और तीसरा बिंदु आवेश है, तो इसके युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी, 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23 और यहाँ पर भी R12। इसी प्रकार U13 निकालेंगे तो पहले और तीसरे बिंदु आवेश की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13। ये आ गई पूरे निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यदि कोई आवेशों का निकाय है तो उसकी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इतनी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। मान लीजिए यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है जो उसको शून्य स्थिति से घुमाने में करना पड़ता है। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा स्थिति से घुमाते हैं तो उसको घुमाने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और यह किया गया कार्य ही उसकी कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। डेफिनेशन को एक बार दोबारा सुन लीजिए। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यदि उस वैद्युत द्विध्रुव को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं और उसको शून्य ऊर्जा स्थिति से यदि हम उसको थीटा कोण पर घुमा दें तो जो कार्य हम करते हैं वो किया गया कार्य ही क्या होता है, उस वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो आइए हम उसको डेरिवेशन से भी समझते हैं। सपोज करिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, जो इन सीधी रेखाओं द्वारा क्या किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है -Q +Q। ठीक है, ये उसका मूल बिंदु हो गया। यदि हम इसको थीटा कोण घुमा दें, थीटा कोण क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, अब ये हमें पता चल जाए कि वैद्युत द्विध्रुव की शून्य ऊर्जा कब होती है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के क्या रखा होता है, लंबवत रखा होता है। ये दिख रहा है, अगर वो लंबवत रखा हुआ है इस तरीके से, कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र यदि लंबवत रखा होता है
तो उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। और जब हम इसको थीटा कोण से घुमा देंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और ये किया गया कार्य ही क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, U इक्वल टू W, यानी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो उस किए गए कार्य के क्या होगी, बराबर। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को हम अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा, टाउ डी थीटा, इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। टाउ क्या होता है यहाँ पर, लगने वाला बल आघूर्ण, और कितने एंगल से हमने उसको घुमा दिया, तो ये उसका कोणीय विस्थापन। कहां से कहां, प्रारंभिक स्थिति क्या थी, जब ये लंबवत रखा था वैद्युत क्षेत्र के, वो कितना घुमा दिया, थीटा कोण पर घुमा दिया, तो उसकी लिमिट क्या हो गई, 90 से थीटा। इसका हम समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर तो यदि हम इसका समाकलन कर दें तो क्या आ जाएगा, u इक्वल टू इंटीग्रेशन 90 से थीटा टाउ। यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल आघूर्ण कितना होता है, P E sin थीटा इंटू डी थीटा। इसका समाकलन करते हैं तो मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पर। तो इसका आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, u इक्वल टू PE बाहर आ जाएगा क्योंकि ये निश्चित है और नियतांकों का कभी समाकलन नहीं होता। समाकलन 90 से थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। U P साइन थीटा का समाकलन, ये फॉर्मूला होता है, यदि आप साइन थीटा का समाकलन करें तो कितना हो जाता है, कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये सूत्र है, लिमिट 90 से थीटा, ठीक है। साइन थीटा का अगर समाकलन किया जाए तो कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब लिमिट रख देंगे तो PE ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस था उसको मैंने बाहर लगा लिया, तो अपर लिमिट क्या है, cos थीटा, और लोअर लिमिट क्या है, cos 90। इसको आगे सॉल्व करिए तो इसको मिटाते हैं, क्या आ जाएगा, u इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, और cos 90 वैल्यू कितनी होती है, 0, तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला, माइनस PE cos थीटा। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है कितनी होती है, नेगेटिव PE cos थीटा। यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान माइनस PE cos थीटा के बराबर होता है। अब अलग अलग स्थितियों में हम इसका जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये थीटा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र के साथ बनने वाला कोण। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, माइनस PE cos थीटा। अब इसको यदि हम सदिश रूप में लिखें तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, सदिश रूप u इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ठीक है। ये इसका सदिश रूप हो गया। हम बात करेंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो सबसे पहली जो परिस्थिति है वो है स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था के लिए किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होनी चाहिए। और न्यूनतम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए, अधिकतम, ठीक है। तो अधिकतम कितना हो सकता है थीटा का मान, cos थीटा इक्वल टू कितना हो सकता है अधिकतम 1, इससे अधिकतम तो मान हो नहीं सकता। तो थीटा क्या हो जाएगा इस स्थिति के लिए, थीटा क्या होना चाहिए, 0। तो u इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, और थीटा का मान कितना है, 0 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस PE cos 0। तो u बराबर कितना आ जाएगा, माइनस P। यानी किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जितनी ऋणात्मक होगी या जितनी न्यूनतम होगी, वैद्युत द्विध्रुव उतनी ही ज्यादा स्थायी अवस्था में होगा, ठीक है। अब दूसरी स्थिति आती है जो है अस्थायी अवस्था। तो अस्थायी अवस्था के लिए दूसरी अवस्था कौन सी है, अस्थायी अवस्था। अस्थायी अवस्था के लिए वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होनी चाहिए वो अधिकतम होनी चाहिए। अधिकतम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए cos थीटा का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो इस स्थिति के लिए cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, न्यूनतम -1, इससे कम cos थीटा का मान नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा u बराबर माइनस PE cos
थीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे माइनस पी कॉस 180, और कॉस 180 का मान कितना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी, यानी वैद्युत स्थिर ऊर्जा जितनी अधिकतम होगी वैद्युत द्विध्रुव उतनी ही अस्थायी अवस्था में होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग स्थितियां थी। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक पर। तो हमारा अगला टॉपिक है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है, इंग्लिश में हम इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम परिभाषा की। परिभाषा है दूरी के सापेक्ष होने वाले विभव परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभवांतर में जो परिवर्तन आता है या विभव में जो वृद्धि होती है या जो कमी होती है, इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक, सपोज करिए ये बिंदु हो गया ए और एक बिंदु हो गया ये बी। ठीक, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स मान ली। ठीक, मान लिया बिंदु ए का जो विभव है वो कितना है, वी ए, और बिंदु बी का विभव कितना है, वी बी। ठीक, यदि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, यानी बिंदु ए का विभव बिंदु बी से क्या है, बड़ा है, तो विभव प्रवणता की परिभाषा से, विभव प्रवणता की परिभाषा से क्या है विभव प्रवणता की परिभाषा, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे दूरी, विभवांतर बटे दूरी। तो डायग्राम में देखें तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर कितना है, वी ए माइनस वी बी, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा एक्स। तो विभव प्रवणता कितना हो गया, विभव प्रवणता बराबर वी ए माइनस वी बी अपॉन डेल्टा एक्स। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने ज्ञात किया विभव प्रवणता क्या है, विभव प्रवणता बराबर वी ए माइनस वी बी अपॉन डेल्टा एक्स। यदि डेल्टा एक्स का मान क्या हो, बहुत सूक्ष्म हो या 0 के लगभग बराबर हो, तो उस स्थिति में विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, विभव प्रवणता बराबर dv अपॉन dx। ठीक, यदि डेल्टा एक्स बहुत सूक्ष्म होगा तो विभव प्रवणता क्या होगा, dv अपॉन dx, यानी विभवांतर का यदि हम दूरी के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का मात्रक। मात्रक क्या होगा, तो मात्रक की अगर हम बात करें तो पता है विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या आ गया, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, और विमा की अगर बात की जाए, विमा, तो विमा क्या हो जाएगी, विभवांतर की विमा यदि हमें पता हो तो हम विभव प्रवणता की विमा ज्ञात कर सकते हैं। विभवांतर की विमा होती है m l स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। ये विभवांतर की विमा आ गई अपॉन क्या है, मीटर, और मीटर को हम क्या लिखते हैं, l। ठीक, तो l से एक l कैंसिल, तो विमा कितनी आ गई, m l t माइनस 3 a माइनस 1। ये आ गई विभव प्रवणता की विमा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की। तो अब अगली हेडिंग डाल दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो इसको हम स्टडी करते हैं, इसके लिए हमें एक व्यंजक ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए हम बोर्ड पर देखते हैं। सपोज करिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया E, जो इन समांतर रेखाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, E एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसे हम इन समांतर रेखाओं के द्वारा क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B उपस्थित हैं। यहाँ पर एक बिंदु A है और यहाँ पर एक बिंदु B है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, dx। ठीक, दोनों बिंदु एक दूसरे से dx दूरी पर स्थित हैं। यदि कोई परीक्षण आवेश Q0 हो, एक परीक्षण आवेश हमने मान लिया Q0 है, जो कि बिंदु B पर क्या है, उपस्थित है। यदि इस परीक्षण आवेश को हम बिंदु B से कहां लेकर आए, A पर, तो हमें वैद्युत बल के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो किया गया कार्य हमने कितना मान लिया, W। यदि बिंदु आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में
किया गया कार्य कितना हो, dw। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, dw बराबर हो जाएगा वेक्टर f डॉट वेक्टर dx। क्योंकि जो किया गया कार्य होता है वो बल और विस्थापन के क्या होता है, अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, f डॉट dx cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है। ठीक है, उस स्थिति में जो cos थीटा या थीटा का मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब बल व विस्थापन विपरीत, परस्पर बल और विस्थापन यदि विपरीत लग रहे हैं तो cos थीटा कितना हो जाता है, f डॉट dx cos 180। क्योंकि उस स्थिति में थीटा कितना हो जाता है, 180 होता है। जब थीटा का मान 180 होता है तो किया गया कार्य कैसा हो जाता है, ऋणात्मक होता है। और उस स्थिति में बल और विस्थापन की दिशा क्या होती है, परस्पर विपरीत होती है। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो dw बराबर क्या दिया गया, f डॉट dx cos 180 कितना आ जाएगा, dw इक्वल टू माइनस एफ डॉट dx। क्यों, क्योंकि cos 180 का मान कितना होता है, -1, और -1 का हम गुणा कर देंगे तो माइनस एफ डॉट dx। हम जानते हैं f बराबर क्या होता है, Q नॉट इंटू ई। ये क्या हो जाएगा, जो लगने वाला वैद्युत बल है वो कितना हो जाएगा, Q नॉट इंटू ई। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, dw इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटू ई डॉट dx। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो dw अपॉन Q नॉट यहां पर आ गया बराबर माइनस dx। ठीक है, इंटू ई, यही बचा। Q नॉट को हम यहां पर लिया अपॉन, तो dw अपॉन Q नॉट माइनस dx इंटू क्या बचा, ई बचा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कार्य और जो परीक्षण आवेश का अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dv से। ये फॉर्मूला होता है v बराबर w अपॉन Q नॉट। ठीक है, अब dv बराबर माइनस dx डॉट ई, तो क्या आ जाएगा, e इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। ये हमारा क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। अगर इस रिलेशन को हम देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि विभव प्रवणता का जो ऋणात्मक मान होता है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या होता है, बराबर होता है। और यही हमारा विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग डाल दीजिए। जो हमारा अगला टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेशित कण की गति। ठीक है, तो इसको हम एक डेरिवेशन की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र है जो इन समांतर रेखाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, इसकी दिशा इस ओर दी गई। अब मान लीजिए यहां पर कोई एक आवेशित कण रखा हुआ है, एक धनावेश रखा हुआ है Q। ठीक, और इस धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या कर रहा है, एक बल कार्य कर रहा है। वो बल कितना होगा, तो इस धनावेश पर कार्यरत बल F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। ठीक है, यदि ये प्रारंभ में विरामावस्था में रखा हो तो जैसे ही इस पर विद्युत बल कार्य करेगा तो विद्युत बल की दिशा में इस पर क्या करेगा, त्वरण कार्य करने लगेगा। ठीक है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, F बराबर m। ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, F अपॉन m। F की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है, इस आवेशित कण पर कार्यरत विद्युत बल कितना है, Q इंटू ई अपॉन m। तो इस आवेशित कण का त्वरण कितना आ गया, आवेशित कण का त्वरण कितना निकाला हम लोगों ने, A इक्वल टू क्यू ई अपॉन m। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यदि आवेशित कण
प्रारंभ में विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। यदि कण प्रारंभ में विराम अवस्था में था तो प्रारंभ में वेग u बराबर क्या हो जाएगा, 0। त्वरण हमें पता है a बराबर कितना है, QE/m। तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण आप सभी को याद होगा, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या था, v² = u² + 2as। ठीक है, यदि v² u का मान कितना है 0 + 2, a की वैल्यू हमें दी गई है QE/m, और हमने मान लिया कि इस त्वरण के कारण हमारे आवेशित कण ने वैद्युत क्षेत्र में कितनी दूरी तय कर ली, x दूरी तय कर ली। तो v² कितना आ जाएगा, 2QE/m × x। तो v² कितना आ गया, 2QE/m × x। ठीक है, हम जानते हैं विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमें पता है, हमने ज्ञात किया था, क्या था, E = dV/dx - dV/dx। माइनस साइन यहाँ पर केवल दिशा को व्यक्त करता है। तो यदि हम मान लें कि x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना है, v, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E = v/x लिखा जा सकता है। तो इस रिलेशन को हम इस समीकरण में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो अब इस वैल्यू को हम इस समीकरण में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो v² = 2Q/m इंटू e की वैल्यू कितनी है, v/x इंटू कितना है, x। तो x से x क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो v क्या बचा, v² कितना बच गया, 2QV/m। ये हमारा क्या आ गया, v² की वैल्यू आ गई। यहां से अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो v का मान कितना आ जाएगा, v आ जाएगा √2QV/m। ठीक है, ये आ गया किसी आवेशित कण का वेग। यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उसका वेग कितना होगा, v = 2QV/m होगा। इस तरीके से हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण का वेग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि कण v वेग से गति कर रहा हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा बराबर हम जानते हैं 1/2mv², फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1/2 mv² की वैल्यू दी गई है 2QV/m। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कितनी आ गई, गतिज ऊर्जा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, K = QV। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई कण गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, K = QV। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग डाल दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। क्या होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन है, मूल आवेश को यदि हम 1 वोल्ट विभवांतर से क्या करें, त्वरित करें। फिर से सुन लीजिए, मूल आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही ऊर्जा क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहलाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो, वो ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है, बहुत सूक्ष्म मात्रक है। बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा को मापने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा किसके बराबर होती है, मूल आवेश और 1 वोल्ट विभवांतर, उसको जो विभवांतर दिया जाता है, विभवांतर। तो मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट विभवांतर, विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट विभवांतर जब हम मूल आवेश को देते हैं तो उसको जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है, बराबर। तो कितना आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻⁻ कूलाम वोल्ट। ठीक है, और ये कूलाम वोल्ट को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं।
तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितने के बराबर होती है? 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल के बराबर। ये बहुत ही सूक्ष्म है, तो इसकी जगह पर हम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं, जो जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ये ऊर्जा की बहुत ही सूक्ष्म मात्रा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर की लास्ट हेडिंग आप डाल लीजिए। लास्ट हेडिंग है समविभव पृष्ठ। क्या होता है समविभव पृष्ठ? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो? समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं समविभव पृष्ठ के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि यदि समविभव पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को यदि हम लेके जाएं तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो होता है, इसको समझिए जरा। एक बिंदु हो गया यहाँ पर ए, एक बिंदु हो गया यहाँ पर बी। इस बिंदु का पृष्ठ, इस बिंदु का विभव कितना है? वी है, और बिंदु बी का विभव वी बी। यदि यही एक समविभव पृष्ठ होगा तो इन दोनों बिंदुओं का विभव क्या होगा? समान होगा। तो इस स्थिति में यदि किसी आवेश को, Q0 आवेश को आप यहाँ से ए से बी तक लेकर जाए तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि W इक्वल टू क्या होता है? V इंटू Q0, और दोनों बिंदुओं के बीच यदि विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। क्योंकि इसी से आपका दूसरा पॉइंट मिल जाता है कि समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है, जो कि हमने यहाँ यूज किया है। क्योंकि दोनों बिंदुओं का विभव समान होगा तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है हमारा, वैद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। अब उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण क्या क्या है? सबसे अच्छा एक उदाहरण है, यदि एक बिंदु आवेश को केंद्र मानकर हम एक गोलीय पृष्ठ खींचे तो वो गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ की तरह ही क्या करेगा? व्यवहार करेगा, क्योंकि उस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया। तो ये जो टॉपिक था समविभव पृष्ठ यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।